Good afternoon. Welcome to the discussion of Sunday's test. We will discuss all 50 questions and their explanations in detail in the upcoming video. So, the first question is, which of the following countries does not share land border with Russia? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका लैंड बॉर्डर जो है रशिया के साथ नहीं टच होता? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रशिया का जिक्र है और रशिया के लैंड बॉर्डर का। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो नाटो कंट्रीज का उसमें नाटो कंट्रीज के नंबर्स में इंक्रीज होना, स्वीडन और फिनलैंड का उसको ज्वाइन करना। अब यहाँ पे बेलारूस का बॉर्डर डायरेक्टली रशिया के साथ लिंक करता है, ठीक है। फिनलैंड का बॉर्डर डायरेक्टली लिंक करता है। अफगानिस्तान और स्वीडन दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर डायरेक्टली टच नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री। क्वेश्चन की डिमांड है यूरोपियन कंट्री। Afghanistan is not a European country, it is South Asian country. Sweden is the only European country in the options जिसका बॉर्डर लैंड बॉर्डर रशिया से टच नहीं करता। That's why the answer is B. Let me show you. जब आप गूगल अर्थ पे देखते हैं तो here it is. ये रशिया है। रशिया का बॉर्डर फिनलैंड और नॉर्वे के साथ लगता है इन दिस एरिया। स्वीडन का बॉर्डर रशिया के साथ लैंड बॉर्डर नहीं लगता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और फ्रेमवर्क्स आर इंडिया एंड रशिया नॉट अ पार्ट ऑफ। इंडिया और रशिया इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों पार्ट नहीं है? G7 में ना तो इंडिया उसका मेंबर है ना ही रशिया उसका मेंबर है। रशिया उसका मेंबर हुआ करता था जब वो G8 होता था। आफ्टर क्रीमियन एनेक्सेशन उसे बाहर निकाल दिया गया और G7 में अब रशिया नहीं है मेंबर और इंडिया भी मेंबर नहीं है। इंडिया एक आउटरीच कंट्री है। SCO जी, इसके क्या है, इंडिया और रशिया दोनों मेंबर्स हैं HCO के, इसमें नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसमें भी दोनों है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का इनिशिएटिव है तो ब्रिक्स में दोनों कंट्रीज मेंबर हैं तो इसमें भी दोनों पार्ट है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें रशिया पार्ट नहीं है, इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस। इंडिया इस फ्रेमवर्क का मेंबर है बट रशिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अगर आपको पता भी नहीं है कि ये है क्या और रशिया इसका पार्ट होगा या नहीं होगा तो इस टर्म से समझिए इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक टर्म को रशिया एनकरेज ही नहीं करता, वो एशिया पैसिफिक के आइडिया में बिलीव करता है, इंडो पैसिफिक के आइडिया में बिलीव नहीं करता, ठीक है। और हम करते हैं तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का पार्ट इंडिया तो है लेकिन रशिया नहीं है। सो द आंसर इज ओनली टू, SCO एंड नेशनल डेवलपमेंट बैंक के रशिया और इंडिया दोनों मेंबर हैं और दोनों पार्ट हैं, लेकिन G7 और IPEF के दोनों पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ। यहां भी ध्यान रखिएगा नॉट अ पार्ट ऑफ, तो आंसर है ओनली 2 आर करेक्ट। ऑलराइट, China does not share land border with how many of the following countries? चाइना का बॉर्डर इनमें से कितनी कंट्रीज के साथ नहीं लगता है? जिक्र यहाँ पे लैंड बॉर्डर का किया गया है। ध्यान रखिएगा मैरीटाइम बाउंड्रीज भी होती हैं कंट्रीज की, जैसे कि मालदीव्स। हम मालदीव से अपनी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारा लैंड बॉर्डर मालदीव से नहीं लगता। क्वेश्चन में लैंड बॉर्डर के ऊपर ध्यान दिया गया है। चाइना इनमें से कौन सी कंट्री का चाइना है जिसके साथ वो लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता? सो आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज टू चेक योर नॉलेज अबाउट SCO, कि आपको SCO की इवोल्यूशन के बारे में पता है या नहीं। कारण SCO का ओरिजिन शंघाई 5 से जुड़ा है और शंघाई 5 को जब बनाया गया था तो उसमें यह ध्यान रख के बनाया गया था कि वो कंट्रीज जिनका बॉर्डर डायरेक्टली चाइना से टच करता है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए शंघाई 5 को बनाया गया था। सो ऑल दोज कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ शंघाई 5 और ऑल दोज कंट्रीज ऑल्सो जिनका बॉर्डर चाइना के लैंड बॉर्डर से टच करता है। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए कजाकिस्तान SCO का शंघाई 5 का मेंबर था, किर्गिस्तान था, ठीक है, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा जब शंघाई 5
एससीओ में तब्दील हुई तो उसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया था आगे, सो उसका लैंड बॉर्डर टच नहीं करता। लाओस करता है, वियतनाम, वियतनाम बोर्ड से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ वियतनाम में चाइनीज सप्लाई जाना, वियतनाम भी करता है। तुर्कमेनिस्तान नहीं करता, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं करता। किन कंट्रीज का करता है सेंट्रल रिलेशंस का? ऊपर से शुरू हो जाए आप, कजाक, कजाकिस्तान के बाद आप नीचे आएंगे तो किर्गिज, ठीक है, किर्गिज रिपब्लिक का करता है। उसके बाद नीचे तजाकिस्तान। इन तीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ डायरेक्टली टच करता है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का नहीं करता। उज्बेकिस्तान इज पार्ट ऑफ एससीओ एंड तुर्कमेनिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ एससीओ। उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पीस की पॉलिसीज हैं, वो उज्बेकिस्तान एससीओ का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर। तो कितनी कंट्रीज है जो शेयर नहीं करती? उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। सो ओनली 2 आर करेक्ट, आंसर इज ए। चलिए, now how many statements about the 16th BRICS summit is or are true? 16वां ब्रिक्स समिट जो कजान में हुआ रशिया में, सबसे रिसेंट ब्रिक्स समिट, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इन 3 स्टेटमेंट में से उस ब्रिक्स समिट के बारे में ट्रू है या नहीं है? चलिए, it was the first BRICS summit to include Egypt, Ethiopia, Iran and UAE as members. This statement is true because it was 16th BRICS summit. ये 16वां BRICS summit था, but it was the first expanded BRICS summit. ये पहला expanded BRICS summit था। expanded BRICS summit का मतलब कि इसमें ये 4 कंट्रीज ज्वाइन होगी। नाउ देयर इज कंफ्यूजन कि सऊदी इसका पार्ट है या नहीं है। देखिए, अगर आप ब्रिक्स की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जो 16th ब्रिक्स वाली साइट है, 16th ब्रिक्स समिट की, उस पे आपको देखने को मिलेगा कि सऊदी इसका पार्ट है, ठीक है, वहां पे सऊदी लीडर की फोटो लगी है, बट सऊदी अरेबिया ऑफिशियली, सऊदी अरेबिया इसका मेंबर नहीं बना है। सऊदी अरेबियन ऑफिशियल्स का कहना है कि वी टिल नाउ वी हैवंट प्रोसेस दी इनवाइट, हमने जो है इनवाइट को एज अ मेंबर कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑलराइट, तो सऊदी इसका अभी फिलहाल पार्ट नहीं है। हाँ, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 16 ब्रिक्स समिट में आए थे, MBS नहीं आए थे, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए थे, ठीक है, और सऊदी इसका ऑफिशियल भी पार्ट नहीं है। उन्होंने 16 ब्रिक्स समिट में एज अ मेंबर कंट्री ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। चलिए, second statement, emphasize mediating a peaceful resolution through dialogue and diplomacy upon the issue of Russia Ukraine. This statement is important. ब्रिक्स समिट में, 16th ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स कंट्रीज ने, जिनमें रशिया भी एक है, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा है उसे शांति से सुलझाया जाए। सो द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चंस कम अबाउट के what is the role of BRICS in the conflicts happening here and there in the world, तो ये इंपॉर्टेंस है उसकी कि वो पीस की बात करती हैं सारी कंट्रीज। ऑलराइट, नाउ थर्ड स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, इंट्रोड्यूस्ड मैकेनिज्म ऑफ ब्रिक्स पे इन 16th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स पे का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। द ब्रिक्स पे मैकेनिज्म वाज टू फैसिलिटेट द इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन बिटवीन द ब्रिक्स मेंबर्स। इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन, जिसको पहले स्विफ्ट मैकेनिज्म फैसिलिटेट करता था, भारत आज भी उसका हिस्सा है, बट आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर स्विफ्ट मैकेनिज्म से रशिया को निकाल दिया गया। तो अब रशिया को ट्रांजैक्शन करनी थी दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है, उसकी कंपल्शंस थी, और बार बार ये देखने को मिलता था कि यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है लार्जली वो किसी पे भी यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस लगा देता है। सो वी नीड अ मैकेनिज्म जिससे हमारी उनके ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस कम हो। So BRICS pay is an mechanism to counter the SWIFT mechanism. All right, but the question, अब क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट में क्या है कि introduce mechanism of BRICS pay primarily to tackle the unilateral sanctions of Western countries upon Russian oil. See, the statement can be, it can be assumed that the statement is true, but here is the word primarily. Primarily, it is not the motive of BRICS pay mechanism. Primarily, it is to ensure
the unilateral sanctions upon the swift mechanism by western countries, not so obviously अगर ट्रांजैक्शंस करना इजी होगा तो उसका वन ऑफ द मोटिव होगा कि आप रशियन ऑयल के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसे लूजन कर देना, ठीक है, उससे उसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेना. बट here the statement consists of word primarily this is not the motive. ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स होते हैं. अब होता क्या है कि ऐसी स्टेटमेंट्स ना देखने में इजी लगती हैं क्योंकि अब आपको यहाँ पे फैक्ट भी मिल गया जो आपको पता है और स्टेटमेंट और इसके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना करंट अफेयर्स में. बट उनमें ये वर्ड्स मायने रखते हैं कि प्राइमरली ये था या नहीं था. वन ऑफ द मोटिव्स इट कैन बी, बट इज इट अ प्राइमरली मोटिव और सेकेंडरी, राइट? सो प्राइमरली का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. सो ब्रिक्स पे का प्राइमरली जो है मोटिव यूनिलैटरल सैंक्शंस अपॉन रशियन ऑयल ये नहीं था. स्विफ्ट मैकेनिज्म के ऊपर जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई जाती हैं उससे डील करना था. चलिए, सो द आंसर इज बी, ओनली टू आर करेक्ट, राइट? द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन. Which of the following water body does not touch Russia's land border? इनमें से कौन सी वाटर बॉडी ऐसी है जो जिससे रशिया का लैंड बॉर्डर डायरेक्टली टच नहीं होता? कौन सी है? देखिए, अब नॉर्थ सी जो है, लेप्टिक सी, सी ऑफ कोस्ट, बाल्टिक सी. अब यहां पे सवाल आता है कि इंपॉर्टेंट क्यों है. देखिए, नॉर्थ सी से क्वेश्चन आया था, है ना, पिछली बार. इंपॉर्टेंट नॉर्थ सी इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्थ सी में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स के, मिनरल रिसोर्सेज के चांसेस हैं कि यहाँ पे हैं ये, ठीक है. अब क्या है कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, कि हम आपसे गैस नहीं लेंगे ड्यू टू दी ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. तो अब क्या हुआ, यूक्रेन, वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज लार्जली अब वो सेंसिटिव हो गई अपनी एनर्जी डिमांड्स को लेके. तो नॉर्थ सी एक ऐसी जगह है जहां पे यूरोपियन कंट्रीज को किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. वो नॉर्थ सी से अपने मिनरल रिसोर्सेज की जो डिपेंडेंस है उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. ऑलराइट, तो नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है. और नॉर्थ सी की जो नॉर्थ सी से रशिया डायरेक्टली उसका लैंड बॉर्डर टच नहीं करता. सो रशिया इज नॉट द डायरेक्ट पार्टी रिलेटेड टू द नॉर्थ सी. ऑलराइट, दैट्स व्हाई यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, वो नॉर्थ सी में रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए उन्होंने यहाँ एक्सप्लोरेशन शुरू कर रखी है, ठीक है. अब बात आई कि नहीं लगती, तो उसका आंसर है नॉर्थ सी. नॉर्थ सी की नहीं लगती, बाल्टिक सी लगती है, ठीक है, इसकी बाउंड्री लगती है. सी ऑफ ओखोत्स्क इसकी भी लगती है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया. लैक्टिव सी ऑन द नॉर्दर्न साइड्स ऑफ रशिया. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्थ सी. नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है. चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग में सही है? सो सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस. Israel objects the member state status of Palestine in the United Nations General Assembly regularly. Israel जो है फलस्तीन की मेंबर स्टेट का स्टेटस रेगुलरली ऑब्जेक्ट करता है. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज फलस्तीन के पास मेंबर स्टेट का स्टेटस है ही नहीं. फलस्तीन के पास यूएन में एक मेंबर स्टेट का स्टेटस नहीं है. इट इज एन ऑब्जर्वर कंट्री अभी तक, ठीक है. तो जब स्टेटस ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? ऑलराइट, साउथ सुडान इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस. यस, इट इज ट्रू. 2011 में साउथ सुडान एक पहली सबसे रीसेंट कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया. चलिए, इसके बाद परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी एंजॉय द स्पेशल वोट वैल्यू इन द प्रोसीजरल मैटर्स ऑफ UNGA. नो, इट इज फॉल्स. प्रोसीजरल मैटर्स ऑफ यूएनजीए में सभी देश वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है, कि सभी देशों की एक वोट है और उसकी एक वैल्यू है. तो परमानेंट मेंबर्स के पास यहाँ पे कोई स्पेशल वोट वैल्यू नहीं है. होता क्या है कि अब स्पेशल वोट वैल्यू परमानेंट मेंबर्स की यूएनजीए में कैसे है ये भी देख लेते हैं. यूएनजीए में जब कोई भी मैटर आता है तो उसे सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल में डिफरेंशिएट किया जाता है. तो यहाँ पे अगर परमानेंट मेंबर्स को लगता है कि कोई मैटर सब्सटैंटिव नहीं है और उसे सब्सटैंटिव डिक्लेयर करा जा रहा है तो कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो पावर एक्सेस करके उसे सब्सटैंटिव मैटर होने से बचा सकता है, ठीक है. तो ये डिफरेंस है. बट उन प्रोसीजरल मैटर्स कोई भी स्पेशल वोट वैल्यू नहीं है. सो नाउ स्टेटमेंट इज
ओनली वन इज करेक्ट बिकॉज ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये भी गलत और ये भी गलत. तो फर्स्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड वन इज ऑल्सो. Alright. INST corridor, INSTC corridor, International North South Transport Corridor is related to what? So, is it a China's Belt and Road Initiative? No, it is not. वो चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है. नैरो स्ट्रिप इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, नो इट इज नॉट. ठीक है, वो कोई नैरो स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में नहीं है. अफगानिस्तान इज नॉट अ पार्ट, डायरेक्ट पार्ट ऑफ INST corridor. Which are the direct parts of INST corridor? That it will move from India to Iran, and then from Iran to Azerbaijan's capital called Baku, right, on the western side of Caspian Sea, and then towards St. Petersburg. सेंट पीटर्सबर्ग कहां पे है? मॉस्को के नॉर्थ पे, यानी कि रशिया में, रशिया की वेस्टर्न साइड में. ऑलराइट, तो ये क्या है? ये है INST कॉरिडोर. इसमें अफगानिस्तान कहीं नहीं है. ऑलराइट, द ट्राइलेटरल कॉरिडोर बिटवीन इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, नो इट इज नॉट INST कॉरिडोर. ये ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो अलग से बन रहा है. ये INSTC का पार्ट नहीं है. अ मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप, रेल एंड रोड to move right from India, Iran, Azerbaijan, Russia. This is the correct statement. हमने अभी यहाँ देखा ना, तो ये आप यहाँ से शिप के थ्रू गए, फिर आपने बाय रेलवेज और बाय रोडवेज आपने सामान कहाँ पहुंचाया? सेंट पीटर्सबर्ग. तो ये जो है स्टेटमेंट सही होती है. ऑलराइट, चलिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, 7200 किलोमीटर बड़ा जो है INST कॉरिडोर जो है एक प्रोजेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. इन ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं और इनमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, ये पूछा है. इनकरेक्टली मैच्ड, आई एम सॉरी, इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड. सो नाउ नीचे से देखना शुरू करते हैं. टाइगर ट्रम्प, इंडिया एंड USA, यस. मालाबार, इंडिया एंड क्वांट पेपर्स, यस. मालाबार एक्सरसाइज जब शुरुआत हुई थी तो वो इंडिया US के बीच में थी, बट लेटर ऑनवर्ड जापान ने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया, और ये चारों ही क्वाड के मेंबर भी हैं, तो इसे क्वाड की नेवल एक्सरसाइज भी कह दिया जाता है मालाबार. ठीक है, नेवी एक्सरसाइज है. युद्ध अभ्यास, ये भी सही है. इंडिया एंड USA युद्ध अभ्यास जब रिसेंटली हुआ उत्तराखंड की साइड, तो अब हुआ क्या कि चाइना ने उसको ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, तो ये जो है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट में थी. ठीक है. कोबरा गोल्ड, इंडिया एंड चाइना, नो दिस इज नॉट करेक्ट. कोबरा गोल्ड जो है इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है, तो फर्स्ट वन इसका आंसर होगा, ओनली वन. चलिए, कोबरा गोल्ड किसके बीच में? थाईलैंड, इंडिया एंड थाईलैंड. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज एनुअली होती है. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनुअली थाईलैंड के साथ है. ठीक है, लार्जेस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज इन इंडो पैसिफिक रीजन. चलिए, इन्वॉल्व कौन कौन है इसमें? यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड एंड अदर एलाइड पार्टनर्स. तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है. दो देशों के बीच में नहीं होती, बहुत सारे देशों के बीच में होती है. कितने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए? एनुअली होती है, ठीक है, थाईलैंड में, और किससे रिलेटेड है? इंडो पैसिफिक से, और क्या है? मल्टीलेटरल है, बायलेटरल नहीं है. चलिए, कार्टर डॉक्ट्रिन इज अ पॉलिसी बाय द USA. कार्टर डॉक्ट्रिन पॉलिसी जो USA की थी, वो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कार्टर डॉक्ट्रिन को रिप्रेजेंट करती है? टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन एंड अराउंड डियागो गार्सिया, नो दिस इज नॉट ट्रू. कार्टर डॉक्ट्रिन जो थी वो पर्शियन गल्फ के बारे में थी, कि आप पर्शियन गल्फ में कैसे USA अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है, कैसे वो जो वहां पे अपनी फोर्स की प्रेजेंस है उसको सॉलिडिफाई कर सकता है. तो इनमें से इस ऑप्शन में आपको दिखेगा टू यूज मिलिट्री फोर्स इफ नेसेसरी टू डिफेंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन द पर्शियन गल्फ. दिस इज व्हाट कार्टर डॉक्ट्रिन इज. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, अगर यहाँ पे लिखा होता तो वो कौन सी डॉक्ट्रिन होती? ट्रूमन डॉक्ट्रिन. ऑलराइट. टू सप्रेस द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन द कैपिटलिस्ट क्यूबा, वो भी ट्रूमन डॉक्ट्रिन के नीचे आ जाएगी. चलिए,
जिमी कार्टर यूएस के राष्ट्रपति थे, उनके अंडर आई थी, ठीक है, उनके पीरियड के अंडर आई थी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्टर डॉक्ट्रिन। ट्रूमन डॉक्ट्रिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैरी एस ट्रूमन उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनके प्रेसिडेंटशिप के अंडर जो है उस डॉक्ट्रिन आई थी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि देयर आर डिफरेंट ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी? कि डिप्लोमेसी होती कैसे है? दो देश जब आपस में बात करेंगे तो वो किस माध्यम से कर रहे हैं? सरकार दो देशों की आपस में बात कर रही है, दो देशों के अकेडमिशियाज आपस में बात कर रहे हैं, दो देशों के एनजीओज आपस में बात कर रहे हैं, या फिर दो देशों के साधारण लोग आपके और मेरे जैसे आपस में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं to communicate with the other country. So these mediums to communicate with the other countries in the diplomatic language, there are known as different tracks of diplomacy. So there are in the question track 1 diplomacy, this statement बिल्कुल सही है। It is about official discussions only. When our foreign secretary, our foreign minister visits another country and let's say he meets over there that country's foreign minister or foreign secretary, official only. So we will call it as a track 1 diplomacy channel or track 1 diplomatic talks. Now track 3 diplomacy, it is people to people diplomacy. When I, being a normal citizen of India, I communicate with a normal citizen of Russia, a normal citizen of Cuba, a normal citizen of Southeast Asian country. So this is a people to people communication and it is referred as track 3 diplomacy. All right, इसके बाद कौन सी है? ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। नाउ बिफोर understanding the track 1.5 diplomacy, try to understand what is track 2 diplomacy. Track 2 diplomacy is basically what is track 1 diplomacy? It is about official discussions. What is track 3? It is about people to people. And track 2 is that when academicias, other non-governmental organizations in the field of this डिप्लोमेसी ओनली, ऑलराइट, अदर फील्ड्स भी हो सकती हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशंस एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल तरीके से बातचीत हो। जैसे हम जो है यहाँ पे मान लो हमारे यहाँ पे एक ORF ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रायसीना डायलॉग कराती है जो। जब ORF अमेरिका में CFR से बात करेगी, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से, तो ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट दे आर सिग्निफिकेंट प्लेयर्स इन बोथ ऑफ द कंट्रीज, राइट? So when they communicate with each other, this is known as track 2 diplomacy. So what is track 1.5 diplomacies? It is that when mixture of both, some part of government officials and some part of NGOs, all right, when they both comes together and जब वो दोनों एक साथ आ जाएंगे, and when they'll communicate with the other side, which also consists of foreign officials and the NGO side, जब ये दोनों का मिक्सचर हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट अनऑफिशियल डायलॉग ओनली। अगर देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता कि इट इज अनऑफिशियल डायलॉग तो ये सही हो सकती थी, बट यहाँ पे लिखा है ओनली। द वर्ड हियर, द प्रॉब्लमैटिक वर्ड हियर इज ओनली। इट इज नॉट अनऑफिशियल डायलॉग ओनली, देयर आर पार्ट ऑफ ऑफिशियल डायलॉग ऑल्सो, ऑलराइट? Track 1.5 diplomacy is combination of official and unofficial. It is combination of official and unofficial dialogue. All right, that's why it is track 1.5 diplomacy. Track 2 diplomacy is completely unofficial. Track 1 diplomacy is completely official, but track 1.5 diplomacy is combination of both. Consider the following statement regarding Kofi Club and select the correct answer using the code. What is a Kofi Club? देखिए, UNSC reforms चाहते हैं कुछ देश, that United Nations Security Council need to be reformed. Why it need to be reformed? That we want the representation of new power equations. India एक न्यूक्लियर कंट्री है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी इतना पावर हाउस ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी है, ठीक है, ब्राजील सिग्निफिकेंट एक्टर इन साउथ अमेरिका, ऑलराइट। सो व्हाट दीज कंट्रीज वांट, ये चाहते हैं कि भाई इन्हें भी जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इनको हम जानते हैं G4 के नाम से। G4 का ऑपोजिट, उस आइडिया का काउंटर आइडिया है कोफी क्लब। कोफी क्लब क्या कहता है कि नहीं,
इन्हें जो है इन कंट्रीज को परमानेंट मेंबर अगर आप बनाएंगे तो फिर इन्हें दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें देखिए कॉफी क्लब के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इटली, ब्राजील, मैक्सिको, श्रीलंका इन 1995 फाउंडेड द कॉफी क्लब। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ब्राजील तो अभी हमने पढ़ा ना G4 का मेंबर है, वो नहीं है इसमें क्या नाम लेते हैं कॉफी क्लब में। ब्राजील की जगह अर्जेंटीना आ जाएगा, ऑलराइट, और श्रीलंका की जगह पाकिस्तान आ जाएगा। डेफिनेटली अगर हम यूएनएसए की सीट परमानेंट सीट मांगते तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी उससे, ठीक है। ब्राजील मांगता है तो ब्राजील की कंटेंशन, ब्राजील के काउंटर कौन सी पार्टी उठती है साउथ अमेरिका से? अर्जेंटीना, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। जर्मनी मांगता है तो इटली कहेगी कि हमें भी दो, ठीक है। इट एम्स टू काउंटर द बिड्स फॉर permanent seats proposed by G4 nation. This statement is right. All right. So the answer is only 2, B. Is Italy, Pakistan, Mexico and Egypt. ठीक है, ये मेंबर है। अर्जेंटीना भी कॉफी क्लब का मेंबर है, उसे सपोर्ट करता है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। फाउंडिंग मेंबर ये 4। H1B वीजा, H1B वीजा रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि there is a debate in American politics that should America continue the policy of H1B visa or they should deny it altogether. Why? Because some part of American politics, ठीक है, some section of American politics, majorly extreme right section, they believe that H1B visa is snatching away the American jobs from the Americans itself. ऑलराइट, व्हाट इज H1B वीजा? कि H1B वीजा में क्या होता है कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी अपनी कंपनी में काम देने के लिए उन्हें लगता है कि इस स्किल सेट का आदमी हमें किसी और देश से मिल सकता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो एम्प्लॉय उसको सेटिस्फाई करता है, तो अमेरिका उसे, वो कंपनी क्या करती है, उसे H1B वीजा दिलाने में हेल्प करती है। जब मान लीजिए मुझे किसी कंपनी ने कहा, इफ वेस्टिंग हाउस मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है, वो मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है एंड द कंपनी फाउंड्स माय रिज्यूमे, माय स्किल सेट अप्रोप्रिएट। उन्हें लगता है कि मेरा स्किल सेट और रिज्यूमे उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, फिट करता है। अब वो मुझे क्या करेंगे, नाउ आई विल गो देयर ऑन द वर्क वीजा विच इज स्पेसिफिकली नोन एज H1B वीजा। ठीक है, मुझे H1B वीजा मिलेगा और मैं वहां पे जाके काम करूंगा। अब ये बात जो है एक्सट्रीम राइट विंग और एक्सट्रीम राइट पॉलिटिशियंस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, वो ये मानते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ दे आर स्नैचिंग अवे अमेरिकन जॉब्स फ्रॉम दी अमेरिकन ओनली। ठीक है, तो इसलिए H1B वीजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया H1B वीजा का एक मेजर हिस्सा जो है, एक मेजर हिस्सा H1B वीजा का इंडियंस के पास है, ऑलराइट, इन अमेरिका ओनली। H1B visa is work visa to work in USA, which allows maximum stay in USA with this visa is 6 years. All right, ठीक है, ये सही है। H4 visa is dependent of H1B visa holder to travel to US and stay there with them. H4 visa H1B visa का ही सब पार्ट है। उसमें क्या होता है कि H4 visa उस बंदे को मिलता है जो H1B visa होल्डर का डिपेंडेंट है। मान लीजिए अगर मैं यूएसए चला गया H1B visa पे, तो मेरी मदर, मेरे फादर, वो मेरे डिपेंडेंट है यहाँ पे, तो अब उन्हें अमेरिका में बुला सकता हूँ H4 visa पे। ठीक है, चाइनीज नेशनल्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ H1B वीजा रेसिपिएंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑलराइट, इंडियन नेशनल्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर, चाइनीज नेशनल्स आर द सेकंड लार्जेस्ट। आपके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वो सेकंड लार्जेस्ट होल्डर्स हैं। लार्जेस्ट कौन है? इंडियन नेशनल्स। चलिए, रेफरेंस टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो LOC है जो ऑफिशियली डिमार्केटेड लाइन है जिसका एक लीगल स्टेटस है, एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। वो कोई डिमार्केटेड लीगल सैंक्टिटी वाली लाइन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसे हम भी नहीं मानते हैं कंप्लीटली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट क्लेम लाइन व्हाट इंडिया कंसीडर इट, ऑलराइट, एंड इट इज नॉट क्लेम लाइन एज पर दी चाइना ऑल्सो, बिकॉज चाइनीज बिलीव कि उनका पूरा अरुणाचल उनका साउथ तिब्बत है, ऑलराइट। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल और चाइना को अलग अलग कर देती है, जो कि असलियत भी है। तो अब क्या है कि दोनों, वो क्लेम लाइन नहीं है, वो एक
एक्चुअल पोजीशन है कि बूट्स कहाँ पे हैं दोनों आर्मियों के जवानों के, दोनों देशों की आर्मीज के, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द है। ठीक है, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीसेंट क्लैशेस वहां पे 2020 में गलवान वैली का क्लैश हुआ रिसेंटली, उसका चाइना का कार्टोग्राफिक एग्रेशन, वो साउथ तिब्बत बोल देती है पूरे अरुणाचल को, तो इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब कब आया, इट वॉज डेजिग्नेटेड सो इन 1972। नो, शिमला, देखिए अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, शिमला एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो हुई गलत, साफ सीधा यहीं से। The alignment of the LAC in the eastern sector along McMahon line witnessed the highest transgressions between two countries. No, this is not true. LAC को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 हिस्से कौन से हैं? लद्दाख वाले एरिया को हम बोलते हैं नदर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड हिमाचल, जब आप नीचे आ जाएंगे, उत्तराखंड और हिमाचल का जो हिस्सा चाइना के साथ लगता है उसे आप बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर। एंड आफ्टरवर्ड्स सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ उसे बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बोल रही है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांसग्रेशंस आर ऑब्जर्व्ड एट ईस्टर्न सेक्टर, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाईएस्ट ट्रांसग्रेशंस हमें ईस्टर्न सेक्टर पे नहीं मिलती, कहाँ मिलती है? वेस्टर्न सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर में जब आप रिसेंटली टॉक्स पढ़ रहे हैं तो जो लेगेसीज इशू है हमारे डेस्पांग, ठीक है, डेस्पांग और अपने डेमचोक, तो ये दो तो लेगेसी इश्यूज है, और जो नया इशू चाइना के नए रिसेंट इनकर्जन्स इन गलवान, उस पे तो आप क्या कर रहे हैं? डिसएंगेजमेंट की टॉक्स हो रही हैं, तो अखबार में आपको डेली देखने को मिलेगा डिसएंगेजमेंट टॉक्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, उनका स्टेटस क्या है, तो इसलिए कहां सबसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन हो रही है? वेस्टर्न सेक्टर पे। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर पे सबसे ज्यादा ट्रांसग्रेशन हो रही है, बट दे आर नॉट हाईएस्ट ट्रांसग्रेशन। हाईएस्ट ट्रांसग्रेशन आर टेकिंग प्लेस एट वेस्टर्न सेक्टर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? दोनों स्टेटमेंट गलत होगी, नीदर वन नोर टू। ओके, इंडिया बिकेम UN Security Council non-permanent member most recently in the year 2021. The statement is right. अब कौन है जो हमारे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस रीजन को हम 2021 में रिप्रेजेंट करके आए उसे अब कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नेबर है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया was as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 6th time in 2021. There is a grammatical mistake. I'm really sorry for that. India was elected as a non-permanent member. Elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 6th time in 2021. ये स्टेटमेंट आ गई थोड़ी फैक्चुअल, जो कि गलत है। ठीक है, हम 6 टाइम नहीं, इन माय करंट नॉलेज हम 8 टाइम, ठीक है, 8वीं बार जो है 2021 में नॉन परमानेंट मेंबर बने थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। The 10 non-permanent seats of UNSC are distributed on regional basis. ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उस रीजनल बेसिस पे 10 की 10 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी सही है। हाउ मेनी? ओनली टू आर, वन एंड फर्स्ट एंड थर्ड वन। ऑलराइट, चलिए, हाँ, 8 नॉन परमानेंट टर्म थी हमारी फ्रॉम 2021 टू 2022। ये जो है रीजन इन रीजनल बेसिस पे दिया जाता है। 5 सीटें दी जाती हैं अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स को, वो 1 दी जाती है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, 2 फॉर द लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स एंड 2 फॉर द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, तो अभी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी जगह? अभी पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, consider the following statement regarding the Sea Dragon 22 exercise. Sea Dragon 22 exercise के context में कौन सी statement सही है? The exercise aims to enhance interoperability by focusing on anti-submarine warfare tactics. Anti-submarine warfare tactics के regarding ये exercise है, and the first statement is true. It is a bilateral annual exercise between India and the US. This statement is not true. Bilateral नहीं है, ये multilateral है. That's why the answer is one only. Multilateral क्यों है? It is the annual multilateral. देखिए, अब करेक्टरिस्टिक क्या है कि annual है,
multilateral है that involved navies of several countries. Recently exercise began along with the navies of India, Australia, Canada, Japan, South Korea. Where? Pacific Ocean. चलिए, ऑकस के ऊपर क्वेश्चन है. It is a security alliance of Australia, UK and US. Perfectly right. It is established to confront strategic tensions in the Indo-Pacific region. Perfectly right. Indo-Pacific region में, ठीक है. Under this, Australia would obtain nuclear-powered submarines of Scorpion class. Scorpion की spelling, अब उसके अलग-अलग वर्जन है स्कॉर्पियन के. स्कॉर्पियन क्लास नहीं है. स्कॉर्पियन क्लास इंडिया के पास है, फ्रांस ने दी थी हमें, ठीक है. स्कॉर्पियन PAN वाला ये नहीं. तो कौन सी सबमरीन्स मिलेगी ऑस्ट्रेलिया को? वर्जीनिया क्लास. अब ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्जीनिया क्लास इसे दे कौन रहा है. वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर सबमरीन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स 3 से 5 सबमरीन्स बनी बनाई सबमरीन्स देगा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है. स्कॉर्पियन क्लास नहीं है. ऑलराइट. तो यूके क्या कर रहा है? यूके डिजाइन कर रहा है उनकी जो सबमरीन्स बिल्ड होंगी और जो ऑस्ट्रेलिया में ही होंगी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, उसमें जो है यूके हेल्प कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की. वो उसे बनी बनाई सबमरीन्स नहीं दे रहा है. वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स कौन दे रहा है उसे? यूएस दे रहा है. चलिए, सो आंसर क्या हो गया इसी बात से? 1 and 2 ओनली, ठीक है. छूट तो नहीं है, नहीं. Which political philosophy, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. Which political philosophy gained prominence after one of its exponent, Frederick Engels, elaborated the situation of exploitation of poor labor class during the Industrial Revolution? मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये नाम ना होता, एक्सपोनेंट फ्रेडरिक एंजल्स का नाम ना होता, तो क्या होता? तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता कि ये सही है या ये सही है, सोशलिज्म सही है, कम्युनिज्म सही है, ठीक है. और क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स का नाम इसलिए नहीं डाला गया था क्योंकि कार्ल मार्क्स अगर मैं लिख देता तो आपके लिए इस पे टिक लगाना आसान हो जाता. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों साथियों ने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया था जिसका नाम कम्युनिज्म था, ठीक है. कम्युनिज्म सोशलिज्म का एक एक्सट्रीम वर्जन है. ऑलराइट. तो कम्युनिज्म इस जब यहाँ पे एक्सपोनेंट फ्रेडरिक एंजल्स, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज एस्क्राइब्ड हियर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो अब इसका आंसर क्या हो गया? अनडिस्प्यूटेडली कम्युनिज्म, ठीक है. सोशलिज्म अब नहीं होगा इसका आंसर, बिकॉज क्वेश्चन कंटेन्स द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कम्युनिज्म. उसका एक कैरेक्टरिस्टिक एस्क्राइब है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है फ्रेडरिक एंजल्स, तो वो इसका एक्सपोनेंट है कम्युनिज्म का, ठीक है. सोशलिज्म कम्युनिज्म से बहुत पहले आ गई थी आइडियोलॉजी, उससे बहुत पहले ही जो है थिंकर्स रहे हैं. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ G4 नेशंस इन रिलेशन टू दी, हम G4 नेशंस हमने अभी पीछे पढ़ा था कॉफी क्लब के कंटेक्स्ट में, ठीक है. तो ये आसान हो गया. टू अचीव द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स, ये हमारा मोटिव है, ठीक. चलिए, वज्र प्रहार, डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड इंडिया इज रिलेटेड टू मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस. युद्ध अभ्यास हमारी आर्मी की है. वज्र प्रहार किसकी है? अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस यूनिट एंड इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस यूनिट, ठीक है. तो आंसर है डी. Build Back Better World Initiative. The initiative is launched by G7 to counter the initiative of China, which is known as Belt and Road Initiative or One Belt One Road Initiative. So by what G7 nations desired कि हम जो है इस इनिशिएटिव के थ्रू, B3W इनिशिएटिव के थ्रू क्या करेंगे? BRI के उसको जो है टैकल करेंगे. हम जो है लोन्स इजी टर्म्स पे देंगे, एक्सेसिबल लोन देंगे, ताकि लोग जो है BRI का फंड ना लेते हुए हमारा फंड ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है. ये मोटिव था. ये फेल हो गया था, तो इसका एक रिफॉर्म्ड वर्जन आया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. अब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. इट इज एन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड बैंक.
It is not true. It is launched by the G7 countries. All right. The B3W to infuse investment by complying with the standards promoted by Blue Dot Network. This statement is right. Blue Dot Network एक स्टैंडर्डाइजेशन इनिशिएटिव है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, वो किस तरीके से होंगी, वो किस तरीके से उनको एक राइट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ना कि वो इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो चाइना की ही जैसी हो, चाइना के BRI ही जैसी हो, ठीक है, जो दूसरे देश को डेट ट्रैप में फंसा दें। ओके, ये देखिए, ब्लू डॉट नेटवर्क रिलेटिंग टू दी एनवायरमेंट, क्लाइमेट, लेबर, सोशल सेफगार्ड, ट्रांसपेरेंसी। ब्लू डॉट नेटवर्क इन एरियाज के ऊपर अपने व्यूज देता है, ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट हो तो वो इन्वेस्टमेंट का नेचर कैसा हो, वो इन सब को नजरअंदाज करके जो है नजरअंदाज करके ना किया जाए, इन सब को ध्यान में रख के किया जाए। ब्लू डॉट नेटवर्क कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। ऑलराइट, it is a multi-stakeholder initiative to bring together governments and private sector and civil society to promote high quality trusted standards for global infrastructure development। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्या है, एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है। ब्लू डॉट क्या है, एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। Why has the trusteeship council not been functioning as an organization and why does it have an expired mandate? ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मैंडेट है वो एक्सपायर क्यों हो गया है? देखिए, इसके लिए समझना है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल बना क्यों था। जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो इंडिपेंडेंस मांग रही थी, तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो इंडिपेंडेंस जिनको हम दे सकते थे, बट दे आर नॉट एबल टू रूल देमसेल्व्स। ऑलराइट, दे आर नॉट पॉलिटिकली एफिशिएंट, कि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम डेवलप नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम। तो अब क्या हुआ, एक UN के अंदर एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया। उसमें क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज को एक जिम्मेदारी सौंपी गई, लगभग 11 देशों की, कि आप जो है इन्हें एबल बनाइए इंडिपेंडेंस अचीव करने में, कि ये सक्षम हो जाए और फिर जो है आजादी ले लें और क्या नाम करें, अब जो है अपने देश को खुद चलाएं। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक समय के बाद सभी देश आजाद हो गए। अब जब कोई कंट्री ही नहीं बची, इफ देयर इज नो, अब कोई ट्रस्टीज के लिए कोई काम ही नहीं है करने को, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करेगा? तो ये ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुई है, लेकिन इसका मैंडेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस और बीन इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग कंट्रीज, सो देयर इज नो वर्क फॉर ट्रस्टी काउंसिल टू डू। ऑलराइट, अच्छा, फिर यहाँ पे एक और ये चीज आ गई, प्राइमरली, नॉट प्राइमरली। Which of the following issues is not primarily addressed by the UNGA? Peace and security related to the related concern of the world. Obviously, it is addressed. Budgetary matters of UN, ये भी होता है, ठीक है। Admission of new member, ये भी होता है 2/3 वोट से। Individual legal dispute of different member states, ये नहीं है, UNGA का काम नहीं है। किसका काम है? ICJ। ICJ, दिस इज ऑल्सो an organ, जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो वो उनका काम नहीं, वो ICJ का काम है। ऑलराइट, तो आंसर इज डी। Which of the following option is correct regarding United Nations Security Council's first session and venue? UNSC का पहला सेशन और वेन्यू क्या था सिक्योरिटी काउंसिल का? ठीक है, आंसर क्या है? लंदन 1946, यहाँ पे हुआ था। कंफ्यूजन हो सकती है न्यूयॉर्क से, क्योंकि UNGA जो है न्यूयॉर्क में होता है सितंबर में हर साल, तो लंदन में हुआ था UNSC का, ठीक है, 1946 में। 1945 में बन गई थी ना UN। नाउ ICJ के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, which of the following statements about the jurisdiction of international justice is correct? So the answer is, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ICJ की जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? ICJ कैन ओनली हियर केसेस बिटवीन मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन? नो, इट इज नॉट ट्रू, राइट। ICJ कैन इशू बाइंडिंग रूलिंग ऑन डिस्प्यूट्स? नो, बाइंडिंग कैसे दे सकते हैं? अगर आपने बाइंडिंग दे दी, इसका मतलब क्या है कि ICJ ने, मान लो ICJ ने कह दिया कि इट इज अ बाइंडिंग वर्डिक्ट कि नाउ POK विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट कंट्री, हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो जब हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वो बाइंडिंग कैसे रह गया? ठीक है, तो उसकी बाइंडिंग पावर नहीं है। The ICJ can provide advisory opinions on legal questions
रेफर टू इट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। ये ठीक है, ठीक है, वो एडवाइजरी ओपिनियंस दे सकती है। अगर यही चीज यहाँ पे लिखी होती या यहाँ पे ये ना लिखा होता, ओनली ना लिखा होता, तो पहली स्टेटमेंट भी सही हो जाती। लेकिन पहली स्टेटमेंट में क्या आ गया, ओनली आ गया। ये ओनली जब आ जाए किसी जगह पे तो कान खड़े कर लेंगे हैं, ठीक है। और एक बार स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ओवर कॉन्शियस नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली आ गया, और ओनली ना होता तो पहली स्टेटमेंट भी सही हो जाती। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। विद रेफरेंस टू G20 इट इज एन, ठीक है, G20 के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। So, it is an informal group of 19 countries and the European Union. This statement is not true because now it also consists of African Union. वो African Union को भी consist करता है। So, it is headquartered in Belgium. ठीक है, वो कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है उसका, बेल्जियम में। ये गलत है। G20 एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, ठीक है। द मेंबर्स रिप्रेजेंट अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दिस स्टेटमेंट इज राइट। ऑलराइट, तो आंसर क्या हुआ, 3 ओनली। आपको G20 के बारे में पता है, G20 के बारे में आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पता है कि वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट, अब अगर सेकंड स्टेटमेंट सही होती है, मान लो आपको पता नहीं कि उसका लोकेशन क्या पता सही भी हो क्या पता ना भी हो, पर अब आप ये देखिए कि हेडक्वार्टर होने का मतलब क्या हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अब एक इनफॉर्मल नेचर की नहीं है, एक फॉर्मल नेचर की है, क्योंकि उसका एक परमानेंट सेक्रेटरिएट है कि जहां से वो फंक्शन होती है, ठीक है। उसके एक परमानेंट स्टाफ है, एक ब्यूरोक्रेसी है अपनी, तो उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, चलिए, which of the following countries does not have any conflicts with China in the South China Sea? The question is tricky and interesting because the answer is Laos. Why it is tricky and interesting? Because Laos is the only landlocked country in the Southeast Asia region. ठीक है, Southeast Asia region में लाओस सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। जब वो लैंडलॉक्ड है तो उसका साउथ चाइना में क्या डिस्प्यूट होगा, चाइना के साथ, ठीक है। तो उसका कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट नहीं है। लाओस हैज नो डायरेक्ट डिस्प्यूट विद चाइना रिलेटेड टू साउथ चाइना सी बिकॉज इट इज द ओनली कंट्री विच इज लैंडलॉक्ड। आंसर इज डी। Coming down from Arctic Ocean. No, see, this is one of the interesting questions. आपके अगले टेस्ट में भी होगा। Coming down from Arctic Ocean. So, to tackle these questions, you have to memorize the world map. आपको वर्ल्ड मैप याद नहीं करना है, उसकी एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट करनी है अपने दिमाग में कि मोटे मोटे कंट्रीज, इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीज, द कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज वो कहाँ पे हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कई बार ऐसी स्टेटमेंट आएगी जो आपने कभी सुनी ही नहीं, ठीक है, जो बहुत एक क्रूड फैक्ट है, लेकिन वो स्टेटमेंट में उसको इस तरीके से बना सकता है कि आपको अगर मैप याद है, आपके दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी है, तो आप उसको समझ ले, ठीक है। वो ये कर सकता है, जैसे कि वो कह सकता है कि अब पोर्चुगल में कोई घटना हुई, ठीक है, पोर्चुगल में कोई घटना हुई और इमिग्रेशन कहाँ पे हुई, सारे पोर्चुगीज कहाँ चले गए, लेट्स से वो चले गए अपना लातविया में। सो इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड मैप, तो अब आपको ये पता होगा कि लातविया ईस्टर्न यूरोप में है, बिल्कुल ऐसे बाल्टिक के पास, और पोर्चुगल कहाँ है, बिल्कुल वेस्ट में, बिल्कुल वेस्ट में, ठीक है, बिल्कुल अटलांटिक पे। तो अब क्या है, इमिग्रेशन टू लातविया, इट इज काइंड ऑफ वो थोड़ा सा इलॉजिकल साउंड कर रहा है। तो बस हो जाएगी, निकल जाएगी आपकी स्टेटमेंट। तो मैप को विजुअलाइज करना, उसकी एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट करना बहुत ज्यादा हेल्प करता है यार में। That's why these questions are knowingly, consciously इन questions को आपके टेस्ट में डाला जाता है, ठीक है। Coming down from the Arctic Ocean, Arctic Ocean से नीचे आते हुए near be the United Kingdom, ठीक है। Let's open the Google Earth ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि आर्कटिक ओशन से नीचे आते हुए यूनाइटेड किंगडम के पास आप खड़े हैं, अब आप आर्कटिक ओशन से नीचे आ रहे हैं। विच फॉलोइंग वाटर बॉडीज विल कम इन योर वे टू रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ साउदर्न ओशन। मोटा माटी मतलब है कि आप यूनाइटेड किंगडम के पास से, आर्कटिक ओशन से नीचे आते हुए यूनाइटेड किंगडम से पास से निकल रहे हैं। अब आपके रास्ते में आपको जाना कहाँ है, सदर्न ओशन जाना है। तो आपके रास्ते में कौन सी वाटर बॉडी आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए गूगल अर्थ देख लेते हैं अब इसके लिए। ऑप्शंस क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेडिटेरेनियन सी, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन।
ये ऑप्शन है। चलिए अभी यहां आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो है यूके हमारा भाई साहब, आप आर्कटिक ओशन से नीचे चले, आप जो है यहां से चलना शुरू कर दिए, ठीक है, नीचे जा रहे हैं आप। जब आपको जाना कहाँ है, सदर्न ओशन में, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे, इस शोर पे, बिल्कुल यहाँ सदर्न ओशन। तो आपके बीच में कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं? देखिए, अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे अगर आप आएंगे यूनाइटेड आर्कटिक ओशन से और सीधे यहाँ सदर्न ओशन में, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको आपके रास्ते में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपको सीधे सीधे आना है, फिर आप इधर क्या करने जाएंगे? गल्फ ऑफ मेक्सिको इधर है, इधर, ये रहा। So if you have to come straight to the southern ocean, shortest by way of shortest distance, तो आप गल्फ ऑफ मेक्सिको में फिर आपको ऐसे और ऐसे जाना पड़ेगा, which is not shortest distance, right? इंडियन ओशन, so this is straight way। इंडियन ओशन कहाँ है? अफ्रीका के इस साइड। तो अब आप पहले ऐसे आए, फिर आप इधर गए, फिर आप सदर्न ओशन गए, रास्ता लंबा हो गया, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, आप यूके से चले, मेडिटेरेनियन सी इस साइड है, आप ऐसे चले, पहले आप मेडिटेरेनियन सी में घूमे और फिर आप दोबारा बाहर निकल के नीचे सदर्न ओशन पे आए। ये भी शॉर्टेस्ट रूट नहीं। शॉर्टेस्ट रूट क्या है? सीधा सीधा नीचे आ जाओ। तो यूके से आप चले, यहां से आप आर्कटिक ओशन से रहे, सीधा सीधा आप कहां आ गए? सदर्न ओशन पे। बीच में कौन सा ओशन आया? सिर्फ एक ओशन आया, अटलांटिक ओशन, ठीक है। दैट्स व्हाई द ओनली आंसर इज, जस्ट वेट अ सेकंड, आंसर क्या है? अटलांटिक ओशन, कि सिर्फ अटलांटिक ओशन आएगा। अगर आप आर्कटिक ओशन से सदर्न ओशन की तरफ जा रहे हैं बाय वे ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपके रास्ते में सिर्फ अटलांटिक ओशन आएगा। ऑलराइट, चलिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एंटिटीज इज और आर नॉट मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? अभी हमने पढ़ा था फलस्तीन क्या है? मेंबर नहीं है। तो फलस्तीन, साउथ सूडान सबसे रीसेंट मेंबर है। कुर्दिस्तान एंड तिब्बत, दे आर नॉट सोवरन स्टेट्स, ठीक है। कुर्दिस्तान और तिब्बत ये दोनों एक पॉलिटिकल एंटिटीज, ऐसी पॉलिटिकल एंटिटीज हैं कि जो कहते हैं कि हमें नेशन बनाया जाए, ठीक है। तिब्बत कहता है कि हमारा अपना नेचर है, हमारा अपना कल्चर है, तो हमें एक कंट्री बनाया जाए। चाइना हैज काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन अस, ठीक है। 1950s ऑनवर्ड ही चाइना ने जो है ऑक्यूपाई किया था तिब्बत को। तो तिब्बत कहता है कि हम कंट्री हैं, एक आजाद कंट्री है, हमें रिकॉग्नाइज करा जाए एक आजाद कंट्री की तरह। द सेम डिमांड इज फ्रॉम कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान कौन सा एरिया हो गया? अपना ईरान का हिस्सा आ जाता है, इराक का हिस्सा आ जाता है और टर्की का हिस्सा आ जाता है, ठीक है। टर्की का सदर्न टर्की का हिस्सा, नदर्न इराक और ईरान का हिस्सा। तो वो कुर्दिस्तान कहते हैं कि हमारा Kurdistan problem and Kurds are very much in news because of recent happening in Syria, and the Syria-Turkey relations are kind of building up to tackle Kurdistan issue, ठीक है। तो कुर्दिस्तान कोई नेशन नहीं है, ऑलराइट, वो कोई कंट्री नहीं है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? ओनली 3 आर करेक्ट, क्योंकि नोट पूछा गया है। अगर नोट पूछा गया है तो सिर्फ 3 करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला। कुर्दिस्तान इज नॉट any established sovereign country but broadly defined geographic region traditionally inhabited mainly by Kurds, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया कि कोई सॉवरन कंट्री नहीं है। कुर्द्स एक कल्चरल एथनिसिटी, एक एथनिक ट्राइब है, ठीक है। वो कहता है कि हम सारे कुर्द्स एक कल्चर शेयर करते हैं, तो हमें एक आजाद कंट्री बनाया जाए, हमें ईरान, इराक और तुर्की का बन के नहीं रहना है, हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना है, ठीक है। चलिए, now South China Sea is connected by Taiwan Strait with the East China Sea by Luzon Strait with the Philippine Sea. Statement is correct. South China Sea Taiwan Strait से connected है, ठीक है, with the East China Sea. Taiwan, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को एक दूसरे से कनेक्ट करती है ताइवान स्ट्रेट। व्हाट इज अ स्ट्रेट? विच जो 2 लैंड मास को अलग करे और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ दे। तो ताइवान स्ट्रेट किसको जोड़ती है? साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को। सेम लुजोन स्ट्रेट फिलीपीन सी और किसको? साउथ चाइना सी को जोड़ती है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट ऑफ मलक्का इज अ वाटरवे दैट कनेक्ट्स अंडमान सी टू द साउथ चाइना सी। वेरी मच राइट। अंडमान सी से स्टेट ऑफ मलक्का पार करने के बाद ही आप साउथ चाइना सी में एंटर करते हैं, ठीक है।
वाई द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ताइवान स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके बाद क्या है, ताइवान स्टेट इज अ नैरो स्टेट, और लुजोन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, और अपनी मलक्का स्टेट तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस इज नॉट शेप्ड बाय, इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन इनमें से कौन से एग्रीमेंट से शेप नहीं हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशंस में कौन कौन से एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोम कासा बिल्कुल, बेका बिल्कुल, आईसीईटी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो इन तीनों से इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशंस बिल्ड होते हैं। ओपन स्काईज एग्रीमेंट नहीं है, ओपन स्काईज एग्रीमेंट एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोई भी कंट्री कर सकती है। उसमें क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे के सिविल एयर स्पेस को खोलते हैं, तो इसमें इंडिया यूएस का कोई डिफेंस रिलेशन बिल्ड नहीं होता, ठीक है। विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज इंदिरा, एक्सरसाइज इंदिरा के रिगार्डिंग जो है क्या है, कंसीडर करेक्ट क्या है, एक्सरसाइज इंदिरा के रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट्स में से, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, दिस इज वेरी मच करेक्ट, ठीक है। वो जॉइंट क्या है, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में, द फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। अब ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज नहीं है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज क्यों नहीं है, बिकॉज इंदिरा इज नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, बायलेटरल है, ठीक है, कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज, वो एक नेवल एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मतलब, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज आर दो एक्सरसाइजेस जिसमें तीनों मिलिट्री फोर्सेस के तीनों कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, इसमें तीनों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नेवी, नेवल एक्सरसाइज है इंदिरा एक्सरसाइज, और दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट, सो द करेक्ट आंसर इज वन ओनली, ए। चाइना शेयर इट्स लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्री, चाइना सबसे बड़ी बाउंड्री अपनी कौन सी नेबर कंट्री के साथ शेयर करता है। सो अगेन फोटोजेनिक मेमोरी से, ठीक है, आपको होनी चाहिए, और दूसरों से काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि चाइना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसके बायलैटरल रिलेशंस, तो उनकी ज्योग्राफी का भी आपको मोटा माटा जो है, मोटा माटी एक आइडिया होना चाहिए कि उनकी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ। चलिए, उसके बाद रशिया और उसके बाद इंडिया। हाउ मेनी ऑफ दी फॉलोइंग रिवर, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो चाइना से फ्लो नहीं करती है, ये है इसका आंसर। मेकोंग रिवर बिल्कुल करती है, उसका ओरिजिन ही चाइना से होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर ऑब्वियसली, अगर आप असम गवर्नमेंट की साइट, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत एरिया एंड तिब्बत इज वेरी मच पार्ट ऑफ चाइना ओनली। येलो रिवर ये भी करती है, ठीक है। अमूर रिवर ये भी करती है, अमूर रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रशिया ऑल्सो, तीन कंट्री से करती है, चाइना, मंगोलिया और रशिया से। पर्ल रिवर ये भी करती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव रिवर्स फ्लो फ्रॉम थ्रू द चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट प्राइमरी, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस के 6 प्राइमरी ऑर्गन है। पहला यूएनजीए, यूएनएससी, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे, और छठा है, आई एम फॉरगेटिंग द सिक्स्थ वन, यूएनजीए, यूएनजीए, यूएनएससी, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक, आईसीजे, आई एम फॉरगेटिंग द सिक्स्थ वन, कुछ छठा मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए याद आएगा तो बिल्कुल बताऊंगा। यूनिसेफ कोई ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, यूनिसेफ कोई ऑर्गन नहीं है, वो उसका एक प्रोग्राम है, एक फंड है, ठीक है, जिसे यूएन के अंडर मेंटेन किया जाता है। इट इज नॉट प्राइमरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर है यूनिसेफ। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच, अच्छा ये अब ये क्या है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, और उसका ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको ये देखना है कि ये डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फिट करता है, तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द की मेंबर्स इज यूएसए, जिसमें से एक मेंबर कौन सा है, यूएसए। अब इनमें से देखिए यूएसए किसका मेंबर नहीं है, ब्रिक्स का नहीं है, आसियान का नहीं है, दो एलिमिनेट हो गए। अब क्या क्या गया, ऑकस और क्वाड। इट्स प्राइमरी गोल इज टू एंश्योर फ्री इंडो पैसिफिक रीजन फॉर एवरीवन, ठीक है। अभी ऑकस का भी है और क्वाड का भी है, यहां से एलिमिनेट नहीं होना। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एशिया, यहां गेम पलट गई।
एशिया की रिप्रेजेंटेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑकस के मेंबर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। इनमें से कोई भी कंट्री एशियन कंट्री नहीं है। बट क्वाड के कौन है? इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो बोथ ऑफ देम आर एशियन कंट्रीज। तो इसमें एशिया की मेंबरशिप है। सो ऑकस इज डेजिग्नेटेड एंड क्वाड इज राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए। Which of the following declaration led to the न्यू डेवलपमेंट बैंक किस डेक्लेरेशन से फॉर्म हुई थी? ब्रिक्स की फोर्टालेजा डेक्लेरेशन से 2014 में फोर्टालेजा डेक्लेरेशन पास हुई थी। उसमें कहा था कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई जाएगी और 15 में न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हो गई थी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। Which of the following countries expressed interest in joining BRICS in 2024 but has not yet became a member? The question is here because only it is the purpose is only to clear your doubt regarding who is member or who is not. All right, Argentina, no, it is not member. ठीक है, सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया ने इनिशिएट कर दिया था अपना कि मुझे मेंबर बनना है। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे उसने इनविटेशन एज अ मेंबर नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, दे आर स्टिल कंसिडरिंग द ऑप्शन कि हमें बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, ईरान ये मेंबर है। नाइजीरिया, अब नाइजीरिया मेंबर नहीं है, बट व्हाई इट इज नॉट एन आंसर? वो करेक्ट आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज ने एक्सप्रेस किया था इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। सो फॉर्मली नाइजीरिया ने कोई इंटरेस्ट एक्सप्रेस नहीं किया, दैट्स व्हाई it is not right answer. So right answer is Argentina and Saudi Arabia. Only two are correct. Alright, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि which of the following countries are not member of BRICS, फिर तो नाइजीरिया भी रहता। बट क्वेश्चन आस्क्स कि एक्सप्रेस इंटरेस्ट, जिन्होंने पहले एक्सप्रेस किया अपना इंटरेस्ट ब्रिक्स को ज्वाइन करने में और बाद में अभी तक जो है, अभी तक नॉट येट बिकेम अ मेंबर, अभी तक वो मेंबर नहीं बने हैं। अर्जेंटीना तो विड्रॉ ही कर लिया है। सऊदी अरेबिया इज येट कंसिडरिंग द ऑप्शन, उसने विड्रॉ नहीं कराया पर वो कंसिडर कर रहा है ऑप्शन को कि बनना है या नहीं बना है। तो बना नहीं है लेकिन अभी तक। ठीक है, चलिए। In which of the following country India's largest diaspora is located? So largest diaspora of India is located in United States of America. Diaspora of United States of America is very much a bone of contention in American politics. ठीक है, तो important है। Shanghai 5 again, organization from which in 2001 idea of SEO originated, does not consist which of the following countries? शंघाई 5 में कौन सी इसमें से कंट्रीज नहीं थी? अगेन कजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है चाइना से, ताजिकिस्तान का भी लगता है, किर्गिज का भी लगता है, उज्बेकिस्तान का नहीं लगता, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट पार्ट ऑफ शंघाई 5। सो आंसर इज उज्बेकिस्तान। चलिए, Which of the following यूरोपियन कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ नाटो? कौन सी यूरोपियन कंट्री जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है? इजराइल, is Israel a member of NATO? No, it is not a member of NATO. So why Israel is not right answer? Because Israel is again, it is not a European country. वो यूरोपियन कंट्री नहीं है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। ठीक है, वो ये डिमांड कर रहा है। सो इजराइल इज नॉट अ यूरोपियन कंट्री, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ राइट आंसर। Hungary, it is Croatia, it is Switzerland. Now it is a European country, but it is not member of NATO. तो ये ऑप्शन क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करता है। So that's why D is the right answer, A is not. Which of the following exercise is not a bilateral defense exercise between India and USA? इनमें से कौन सी एक्सरसाइज जो है बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है इंडिया और यूएस के बीच में? मालाबार एक्सरसाइज जैसे हमने पढ़ा, वो क्या है? क्वाड एक्सरसाइज है। इसमें क्वाड की कंट्रीज, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बायलेटरल नहीं है। ठीक है, आंसर इज डी। 42 आईसीईटी के बारे में। आईसीईटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी मच इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है, सो ICET aims to advance India's position in several cutting-edge fields. Which of the following is not a primary area? Not a primary area. Again, the word is primary. Question demands your focus. प्राइमरी एरिया कौन सा नहीं है और अंडर
इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये प्राइमरीली एरिया जो है उसमें डिस्कस नहीं है। जाहिर सी बात है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में ये चीजें काम आएंगी, एआई जो है उसमें काम आएगा, बट वो आईसीईटी का प्राइमरीली एरिया ऑफ फोकस नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। So now next question is Indus X, a strategic partnership between the United States, India, primarily focuses on which area of cooperation? Indus X जो है, ठीक है, इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन फॉर इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव फॉर एक्सेलरेशन ऑफ डिफेंस इकोसिस्टम, वो जो है उनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जिसपे वो प्राइमरली फोकस्ड है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडस एक्स। वही बात होगी ना, फिर यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है। तो इट इज अ, ये होता है, होएगा इंडस एक्स से। ठीक है, जब आप डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम बनाएंगे और हमारी डिफेंस कंपनीज उनकी डिफेंस कंपनीज कोऑपरेट करेंगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन चलो तो है ही नहीं, बट प्राइमरली डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका प्राइमरली एरिया ऑफ फोकस है। ये इसका एक क्या है, ये इसके साथ आने वाली चीज है कि अगर ये हो गया तो इसका जो है इसके साथ ये चीज भी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, स्पेस नहीं, ये सीधा ही गलत है। ठीक है, सो प्राइमरली इज द इंपॉर्टेंट टर्म इफ इट कम्स इन योर क्वेश्चन, वो यही फंसाता है। वैसे तो स्टेटमेंट सिंपल ही होती है, बस वर्डिंग का खेल है सारा। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट informed Congress of foreign military sale to India in 2023. This deal involves which of the following advanced defense systems? क्वेश्चन क्या है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को, यूएस की कांग्रेस को इन्फॉर्म किया एक फॉरेन मिलिट्री सेल को जो इंडिया को हुई थी 2023 में। दिस डील जो है इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। F-35 नहीं हो सकते क्योंकि ये तो यूएस के ही है। ठीक है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम किसका है? यूएस का। देखो, यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएस की कांग्रेस को इन्फॉर्म क्या किया? फॉरेन मिलिट्री सेल। ये चीज इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे, फॉरेन मिलिट्री सेल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि F-35 तो फॉरेन मिलिट्री सेल हुई नहीं, वो तो यूएस का ही है, अपनी एयरक्राफ्ट है। पैट्रियट मिसाइल भी यूएस का इंडिजीनियस सिस्टम है, थर्ड मिसाइल्स भी ये भी यूएस का अपना है। MQ-9 भी ड्रोन्स नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, बी आंसर। अब MQ-9 भी ड्रोन्स है क्या चीज? India is purchasing MQ-9B drones, marking the first time this variant is being sold to any country. ठीक है, तो ये चीज जो है, this was kind of what US State Department informed to the Congress of United States कि एक foreign military sale हो रही है। ठीक है, so now 45th question. India-US share concerns about trade deficits with which major economic power, prompting efforts to diversify supply chains. इंडिया और यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, कंसर्न्स अबाउट डेफिसिट्स विद विच मेजर इकोनॉमिक पावर प्रॉम्प्टिंग टू डाइवर्सिफाई। इंडिया और यूएस के दोनों के ह्यूज ट्रेड डेफिसिट्स हो रहे हैं एक कंट्री के साथ, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज अब आपस में क्या कर रही हैं, अपने टाइज को बूस्ट कर रही हैं ताकि वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर सके, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को और ज्यादा वास्ट कर सकें। ठीक है, ताकि एक ग्लोबल सप्लाई चेन्स किसी एक देश पे निर्भर ना हो। वो देश कौन सा है? चाइना। इजी आंसर। ठीक है, चाइना। चलिए, अंडर दिस न्यूक्लियर इंडिया यूएस न्यूक्लियर सिविल डील, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी न्यूज में है। ठीक है, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, व्हाट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन between India and United States regarding nuclear commerce, especially in the context of Civil Liability for Nuclear Damage Act. Civil Liability of Nuclear Damage Act. Civil Liability of Nuclear Damage Act एक point of contention है इंडिया यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील को अचीव करने में। क्यों? देखिए, सिविल जो ये एक्ट है ना, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये पहली बात तो इंडिया की एक्ट है। तो इसमें क्या है कि 3 तरीके की लाइबिलिटी रखी गई है। पहली लाइबिलिटी है ऑपरेटर्स लाइबिलिटी। जो भी व्यक्ति न्यूक्लियर प्लांट को चला रहा है, अगर उससे कोई न्यूक्लियर प्लांट में कोई घटना होगी तो जो उसके ऑपरेट कर रहा है वो इंडिया का बंदा हो सकता है मान लो, तो वो जिम्मेवार है। जैसे मान लो मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाता हूँ, अब उसमें कोई गड़बड़ होगी, सो नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस हैपनिंग। ठीक है, सो आई विल कंपेंसेट। देयर इज ए लिमिट ऑफ 1500 करोड़
एज पर द एक्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेरे ऊपर 1500 करोड़ तक मैं दूंगा जो भी हर्जाना होगा। उसके बाद the second liability is upon government's liability, and the point of contention is the third liability which is of suppliers liability। suppliers liability कहां से आई कि अगर मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा हूं, तो अगर मेरे पावर प्लांट में जो रिएक्टर्स लगे हैं वो लेट्स से वो वेस्टिंग हाउस कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो उसके हैं, तो नाउ द सप्लायर इज ऑल्सो लायबल। अब उसकी भी लाइबिलिटी होगी अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है मेरे प्लांट में। ऑपरेटर इज ऑल्सो लायबल, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लायबल एंड सप्लायर इज ऑल्सो लायबल। और जैसे ऑपरेटर की लाइबिलिटी के लिए 1500 करोड़ की एक सीमा जो है तय की गई है एक्ट में, सप्लायर की लाइबिलिटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो घबराती हैं इंडिया में कोई भी अपना रिएक्टर बेचते हुए, क्योंकि उन्हें भी हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, हम जो है सप्लायर जो है लायबल हो जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है पूरी इसका किसका, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट का। अब इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, पढ़ते हैं। इंडिया इंसिस्टेंस ऑन द इंक्लूजन ऑफ अ लाइबिलिटी क्लॉज, होल्डिंग इक्विपमेंट सप्लायर्स डायरेक्टली लायबल फॉर एक्सीडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, The Special 301 report released annually। देखिए अब क्वेश्चन से भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। स्पेशल 301 रिपोर्ट है जो एनुअली निकाली जाती है, किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन से ही कुछ फैक्ट इकट्ठा कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है वो न्यूज में थी और उसको किस एजेंसी ने रिलीज किया है, ऑप्शन आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, USTR, यूनाइटेड नेशन स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने इस क्वेश्चन से एक अपने का आंसर निकाल लिया कि USTR उसे एनुअल रिलीज करती है, ठीक है। सो नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, प्राइमरली किसे असेस करती है, USTR रिपोर्ट किसको असेस करती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, नो। द प्रोडक्शन ऑफ IPR, यस, ये इसे प्राइमरली एक्सेस करती है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट, आंसर इज बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option। Establishment of NATO was one of the major outcomes of the Iron Curtain speech in terms of military alliance। All right, ठीक है। आयरन कर्टन स्पीच किसने दी थी, विंस्टन चर्चिल की एक स्पीच में आयरन कर्टन जो आयरन कर्टन टर्म थी उसे उन्होंने हाईलाइट किया था कि आयरन कर्टन ऑफ आइडियोलॉजीज बिटवीन टू ब्लॉक्स, द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय USSR, ठीक है। चर्चिल डायरेक्टली क्रिटिसाइज कम्युनिज्म इन हिज स्पीच, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ, बोथ। What was the significant consequence of the Korean War for the Korean Peninsula? कोरियन वॉर का कोरियन पेनिनसुला के ऊपर कौन सा इन ऑप्शंस में से सिग्निफिकेंट एक कॉन्सिक्वेंस था, रीयूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ये तो अभी तक नहीं हुई, तो दिस आंसर इज नॉट राइट, ठीक है। अभी आज भी दो कोरियाज है ना, एक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और एक है रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया जिसे हम साउथ कोरिया कहते हैं, ठीक है, सॉरी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। ये आज भी दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, तो रीयूनिफिकेशन तो हुई नहीं, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस, नहीं कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक है, ये तो एंड करने के लिए हुआ था, कोरियन वॉर को एंड करने के लिए। इट इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरियन वॉर, ये कोरियन वॉर का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्रिएशन ऑफ हेविली फोर्टिफाइड DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन का बना देना, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस था। नाउ डीमिलिटराइज्ड जोन से ही दो कोरिया अलग अलग हो गए, ठीक है। 39th और 38th पैरेलल, प्लीज डू चेक इट, अकॉर्डिंग टू मी 39th पैरेलल जो है उनका बॉर्डर है दोनों का। चलिए, इसमें है कि एक्सप्लेनेशन में आपके बॉर्डर नहीं, इसमें नहीं है। 38th पैरेलल है, एक्सप्लेनेशन में है 38th पैरेलल। चलिए, what was the last question, what was the main impact of Helsinki
अकॉर्ड्स ऑन द कोल्ड वॉर डायनेमिक्स। हेलसिंकी अकॉर्ड से कोल्ड वॉर के डायनेमिक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ था? इट लेड टू द इमीडिएट एंड ऑफ कोल्ड वॉर? नो, इमीडिएट ऑफ कोल्ड वॉर को वो 1991 में जाके, और ये 1975 1970-75 अराउंड के है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। This is a wrong statement. It intensified military conflict in Europe. This is not true. Helsinki Accords नितान्ते पीरियड को रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब टेंशन जो है कूल डाउन शुरू हो गई थी। तो सेकंड भी गलत। It fostered dialogue and detente between East and West. This statement is right. Alright, क्योंकि हम हेलसिंकी अकॉर्ड्स को पढ़ते हैं कूलिंग डाउन पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर में, ठीक है, कि हाउ कोल्ड वॉर स्टार्टेड टू कूल डाउन, ठीक है, वो खत्म होना कैसे शुरू हो गया था। तो द सी, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद कोई नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल। ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी आपके संडे टेस्ट के लिए। ऑल 50 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन वे मच elaborated manner. If there are any doubts, please do not hesitate to contact the CPL team. Thank you.